नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 26 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो है। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वीडियोस में जो आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हेडलाइन देखिए क्या है। हेडलाइन है कि भारत और चीन ने सीमा पर क्या तो डिसएंगेजमेंट यानी कि अपनी अपनी सेनाओं को वापस करना शुरू कर दिया है। जो चीन के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे या भारत के द्वारा जो बनाए गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हटाया है और 20 अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति थी उस पर फिर से लौट गए हैं दोनों देश। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। 4 वर्ष तक ये क्या चला है तो ये इंगेजमेंट का प्रोसेस था जहाँ पर दोनों देश की सेनाएं आमने सामने बैठी हुई थी हथियारों के साथ। बहुत ही टेंस माहौल था और इस सीमा विवाद के कारण से इकोनॉमिक और जो राजनीतिक संबंध है भारत और चीन के वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे थे। तो अभी ब्रिक्स समिट जो कजान में हुआ है वहाँ पर भारत और चीन के प्रधानमंत्री जो हैं, चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री ने वार्तालाप की। उससे पहले ही डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया था, तभी जाके दोनों देश के नेताओं ने वार्तालाप किया है। हालांकि ये ज़रूर बोला गया है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी किया गया इसके पश्चात से। जब दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष मिले हैं तो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो क्यों नहीं जारी किया गया है, इस चीज़ को लेकर सवाल ज़रूर उठाया गया है। उसके पश्चात आज भी कई सारे टॉपिक है जिसमें भारत और जर्मनी का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जर्मनी के जो चांसलर हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। जर्मनी में चांसलर कहलाता है, जैसे भारत में प्रधानमंत्री कहलाते वहाँ पर चांसलर कहलाता है। तो जर्मनी का जो चांसलर है वो भारत की यात्रा पर आए हैं और भारत और जर्मनी के बीच में संबंधों को लेकर काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। जिसमें से पहला क्या है तो भारत जो है वो आने वाले समय में सबमरीन बनाने को लेकर जर्मनी के कई सारे कंपनियों के साथ में डील साइन कर सकता है। उसके अलावा भारत और जर्मनी ने एक दूसरे के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सीटों की बातचीत की है और ये भी बोला है कि आने वाले समय में हम इकोनॉमी से लेकर सभी सेक्टरों में साथ में मिलकर काम करेंगे। उसके अलावा जर्मनी जो है वो भारतीय लोगों को स्किल्ड भारतीय यानी कि जो कौशल होगा जिनके पास में स्किल्ड लोग होंगे उनको वीज़ा भी उपलब्ध करवाएगा ताकि वो जर्मनी में जाकर जॉब कर सकें। द हिंदू ने जो न्यूज़ छापा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जर्मनी की आबादी जो है वो बूढ़ी आबादी होती जा रही है। वहाँ पर एज ज़्यादा हो रहा है लोगों का और वर्किंग पॉपुलेशन जो है वहाँ पर कम हो रहा है। स्किल्ड लोगों का अभाव है। इस कारण से वो चाहते हैं कि भारत से स्किल्ड लोग जर्मनी में जाएं और जर्मनी में जाकर काम करें। जर्मनी जाने के लिए एक और अनिवार्यता होती है, आपको जर्मन भाषा आना ही चाहिए। कम से कम 6 महीने का अगर आपने जर्मन भाषा सीखा है तो ही आपको जर्मनी का वीज़ा वगैरह भी मिलता है। तो ये भी एक यहाँ पर इशू है। तो आज हम लोग भारत और जर्मनी के रिलेशन को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से पीएम मुद्रा योजना को डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में जो लोन दिया जाता था वो अमाउंट डबल कर दिया गया है। अब 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। उसके अलावा वेदर फॉरकास्टिंग, पंचायत लेवल तक का वेदर फॉरकास्टिंग शुरू किया गया है। पंचायत लेवल तक का हर पंचायत का वेदर फॉरकास्टिंग यानी कि वहाँ का मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसको भी देखेंगे कि इसका क्या लाभ है, कौन कौन से मंत्रालय इसमें शामिल हैं। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय शामिल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल है, उसके अलावा मौसम विभाग जो है वो भी शामिल है इसमें। तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। एक एक करके शुरू करते हैं, देखते चलते हैं। 71 बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग के लिए इससे अच्छा समय और कभी नहीं आएगा। अगले साल आपका एग्जामिनेशन होगा तो उससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता है कि आप अभी से लेकर 6-7 महीने खूब अच्छे से लिख और उसके पश्चात से फिर पीटी की तैयारी करें। और अगर अभी आपने नहीं लिखा तो आपका ये समय तो जाएगा ही। पीटी के समय आप ये सोचेंगे मेरी मेंस की तो तैयारी है ही नहीं। अभी भी बहुत सारे जगहों पर बिहार में यही होता है कि पीटी की तैयारी करवा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेंस की तैयारी। ये गलत प्रोसेस है। अब तो समझ जाइए इस चीज़ को। पहले आपकी मेंस की तैयारी करनी पड़ती है तब जाके पीटी की तैयारी होती है, क्योंकि मेंस जो है वही आपका सबसे बड़ा बर्डन होगा। पीटी तो है ही, बिल्कुल है भाई, पीटी बहुत कठिन है, लेकिन उसके लिए 3 से 4 महीने आपको पढ़ना पड़ता है अलग से। बाकी सब आपको मेंस के लिए पढ़ना पड़ता है। मेंस के लिए जब आप पढ़ेंगे तो पीटी अपने आप ही आपका तैयार हो जाता है। 80% ज़्यादा हिस्सा बच जाता है केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। तो वही आप लास्ट समय में वही करते हैं और रिवीजन करते हैं। प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कीजिए, पैटर्न चेंज हो गया है बीपीएससी का। आई होप आप समझेंगे।
अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए ग्रुप ज्वाइन करना हो, पेड ग्रुप होता है, टेलीग्राम पर है, वहाँ पर डेली आंसर राइटिंग होता है, सैटरडे को निबंध लेखन होता है, न्यूज़पेपर डिस्कशन का PDF भी मिल जाएगा। तो आपको जुड़ना हो तो आप मुझे बताइएगा। यूट्यूब से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 299 पर मंथ के हिसाब से, 2 महीने का 550 है। कॉस्ट आपको ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उस चीज़ में जो आपको मैं सिखाता हूँ वो कहीं पर कोचिंग में भी आपको नहीं सिखाता है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। देखिए क्या है आज का पहला न्यूज़। भारत और जर्मनी का संबंध है, तो मैंने आपको पहले ही बताया। जर्मनी का मैप भी हम लोग देखेंगे, जर्मनी का मैप भी पढ़ेंगे हम लोग, ताकि मैपिंग से सवाल आए तो भी वहाँ पर कर सकें हल कि जर्मनी के चांसलर आए हैं भारत और कई सारी चीज़ों पर बातचीत हुई है। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंध, साझा लोकतांत्रिक सिद्धांत। दोनों देश क्या हैं? तो लोकतंत्र है दोनों देश। और भारत और जर्मनी का रिलेशन जो रहा है ना, वो हमेशा से बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं रहा है, ठीक ठाक ही रहा है। भारत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी संघीय गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया ने जर्मनी को एक तरह से साइड कर दिया था, उस समय भारत ने उसके साथ संबंध बनाना शुरू किया, क्योंकि भारत को लगा कि जर्मनी के साथ रिलेशन बनाना भविष्य के लिए हमारे लिए सही रहेगा। जर्मनी भारत को विकास परियोजना में प्रति वर्ष 3 बिलियन यूरो का सहायता देता है, जिससे 90% जलवायु परिवर्तन से मुकाबला और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए हम 90% फंड का उपयोग करते हैं। जर्मनी महाराष्ट्र में 125 मेगावाट क्षमता के एक विशाल सौर संयंत्र के निर्माण में भी सहयोग कर रहा है और 1.5 लाख टन वार्षिक CO2 उत्सर्जन की बचत भी करता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि आज़ादी के पश्चात भारत में जो अलग अलग बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए, उसमें जर्मनी, USSR, उसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, सभी ने मदद किया था, तो उसमें जर्मनी का भी नाम आता है। दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर की नियुक्ति के बाद से भारत और जर्मनी सहमति व्यक्त की कि दुनिया के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों रणनीतिक भागीदार के रूप में दोनों देश साझा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग की वृद्धि करेंगे, जहां जलवायु परिवर्तन उनके एजेंडे में शीर्ष विषय के रूप में शामिल होगा। और अभी वर्तमान में हम सामरिक हितों तक भी पहुंच गए हैं, जहां पर सबमरीन और कई सारे हथियारों के डील में भी जर्मनी को हमने शामिल किया है। टेक्नोलॉजिकल रूप से काफ़ी उन्नत देश है जर्मनी। आर्थिक सहयोग की चुनौती, वर्तमान में दोनों देश के बीच एक पृथक द्विपक्षीय निवेश संधि का अभाव है। जर्मनी का भारत के साथ यूरोपीय संघ के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता है। जर्मनी के साथ बाइलेटरल नहीं है, बल्कि किससे है? तो यूरोपीय संघ के माध्यम से है, EU के माध्यम से है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बाइलेटरल बना लें, इसके अलावा जर्मनी विशेष रूप से भारत के व्यापार उदारीकरण उपायों को लेकर संदेह रखता है। अधिक उदार श्रम नियमों की अपेक्षा रखता है कि भारत सरकार जो है और भी ज़्यादा अपने मार्केट को लिबरल करे, थोड़ा सा और भी अधिक उदार करे, नियम कानूनों को कम करे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों के साझा हित हैं। इंडो पैसिफिक जिसको कहा जाता है, यहाँ पर दोनों देशों के साझा हित हैं। हिंद प्रशांत जिसका केंद्र बिंदु भारत है, जर्मनी और यूरोपीय संघ की विदेश नीति में अधिकाधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक आबादी के लगभग 65% का निवास है। कितना? 65%। और विश्व के 33 मेगा सिटीज़ में से 20 जो हैं वो इंडो पैसिफिक के इलाकों में ही हैं। 20 बड़े सिटी, मतलब ये कहने का है कि इंडो पैसिफिक जो है ना, ये दुनिया के इकोनॉमी का हब है। अब भविष्य का क्षेत्र यही है जो इकोनॉमिक रूप से सबसे ज़्यादा समृद्ध होगा। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 62% और वैश्विक पण्य व्यापार में, मतलब कमोडिटीज़ के व्यापार में 46% का हिस्सा रखता है। यह क्षेत्र जो है वो काफ़ी अच्छा उन्नत है और इकोनॉमिक रूप से लेकर स्ट्रेटजिक रूप से लेकर हर दृष्टिकोण से इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है ये भविष्य के लिए, हमारे लिए और बाकी देशों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जर्मनी और हिंद प्रशांत, जर्मनी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सशक्त करने में अपने योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि नियम आधारित जब भी हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, यानी कि हम चीन को चैलेंज करना चाहते हैं, चीन जो है वो नियम आधारित वर्ल्ड व्यवस्था को नहीं मानता है, वो अपने ही नियम आधारित वर्ल्ड व्यवस्था को मानता है। जर्मनी के हिंद प्रशांत के दिशा निर्देश के अंतर्गत संलग्नता के विधि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत को उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विषयों पर चर्चा में भारत अब एक महत्वपूर्ण संधि या नोड बन गया है। इसलिए जर्मनी जो है वो भारत के साथ में रिलेशन को मजबूत कर रहा है। अगर हम यूरोप को देखेंगे, पश्चिमी यूरोप को देखेंगे, तो उसमें किस देश के साथ हमारे मजबूत संबंध है? तो UK के साथ हमारे काफ़ी मजबूत संबंध है। हालांकि खालिस्तान वाले इशू को UK खूब यूज करता है भारत के खिलाफ। एक देश है जिसके साथ हमारे खूब अच्छे संबंध है, वो है फ्रांस। ये भारत के खिलाफ कभी किसी इशू को यूज नहीं करता है, डायरेक्टली कभी किसी इशू को यूज नहीं करता है, कभी भी नहीं। यहाँ तक कि जब भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, उस समय भी यूरोप के सारे देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। फ्रांस अकेला ऐसा देश था जिसने बोला था कि हम भारत पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है, और भारत के साथ उसने व्यापार और सभी चीज़ों को कंटिन्यू किया था।
तो फ्रांस वो देश है जिसमें यूरोप में हमारे सबसे अच्छे रिलेशन किसी के साथ में है, तो फ्रांस के साथ ही हमारा रिलेशनशिप है। फ्रांस बाकी जो यूरोप के देश हैं उनसे थोड़ा सा अलग होकर चलता है। यूके हमेशा अमेरिका जहाँ पर जाता है वहीं पर जाता है, यूनाइटेड किंगडम। जर्मनी जो है वो वर्ल्ड राजनीति में एक तरह से नगण्य हो गया था कुछ दिनों में, लेकिन अब फिर से उभरने की कोशिश कर रहा है। फ्रांस जो है उसके साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। जर्मनी के ज़रा मैप देखिए, जर्मनी का क्या है इसका मैप। ये पश्चिमी यूरोप का देश है, पश्चिमी यूरोप का देश है, और लैंड के एरिया के हिसाब से आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा। फ्रांस जो है वो लैंड के एरिया में सबसे बड़ा है, उससे छोटा में जर्मनी ही आता है। देखिए यहाँ पर जर्मनी हो गया, इसकी सीमा किस किस से लगती है तो ध्यान से देखिएगा। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया पहला हो गया, चेक रिपब्लिक दूसरा हो गया, पोलैंड तीसरा हो गया, पोलैंड तीसरा हो गया। उसके अलावा डेनमार्क चौथा हो गया, डेनमार्क से भी इसकी सीमा लगती है। नीदरलैंड पाँचवा हो गया, बेल्जियम छठा देश हो गया, लग्जमबर्ग सातवां देश हो गया, और फ्रांस आठवां देश हो गया। स्विट्ज़रलैंड नौवां देश है जिसके साथ इसकी सीमाएं साझा करता है ये लैंड के थ्रू में, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसकी सीमा जो है नॉर्दर्न सी से भी लगती है, बाल्टिक सी से भी लगती है, इन दोनों समुद्र से भी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी बर्लिन है और दुनिया के सबसे डेवलप्ड और खूबसूरत देशों में इसका नाम आता है। दुनिया के सबसे उन्नत जो है चौथे नंबर की ये इकॉनमी भी है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान, चौथे पर जर्मनी है, पाँचवें पर भारत है। भारत कुछ दिनों में जर्मनी को ओवरटेक कर जाएगा इकॉनमी के मामले में। इकॉनमी में जर्मनी जो है काफ़ी मजबूत है, बहुत ही सशक्त देश रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने पूरे यूरोप को अकेले ही देख लिया था, हिटलर के समय का याद कीजिए, और उस समय के पश्चात से ये पतन हो गया था लगभग में इसका, जब सारे देशों ने इस पर मिलकर अटैक किया, खासतौर से रूस ने, और लगभग में इसको मिटा दिया गया था। लेकिन फिर से ये उभरा और उभर कर दुनिया की आज चौथी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग ख़त्म हो गया था, आज दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जर्मनी के बारे में। नॉर्दर्न सी और बाल्टिक सी दोनों से इसकी सीमाएँ लगती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा था अपना? अगला टॉपिक था आपका कि गवर्नमेंट जो है वो डबल कर रही है लोन लिमिट को अंदर मुद्रा योजना। अब 20 लाख तक कर रही है किस चीज़ को, तो लोन के लिमिट को मुद्रा योजना के तहत में। मुद्रा योजना जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना माना जाता है माइक्रो फाइनेंसिंग को लेकर, यानी कि सूक्ष्म जो ऋण मुहैया करवाए जाते, छोटे ऋण मुहैया करवाए जाते हैं, उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। और इसने भारत की इकॉनमी में बहुत बड़े सेक्टर को रिलीफ दिया है, बहुत बड़े सेक्टर को मदद किया है लोन के द्वारा। तो जरा मुद्रा योजना को देखेंगे। PMMY को भारत सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। मुद्रा योजना कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहला PT फैक्ट तो यही हो गया आपका। लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक का संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करता है। अब ये 10 लाख कितना हो गया? तो 20 लाख हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। ऊपर मैंने डाल दिया है न्यूज़ का कटिंग, 20 लाख हो गया है, 20 लाख कर दिया गया है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत कम, आपको ज़्यादा कुछ नहीं मांगती है बैंक जब मुद्रा लोन लेने जाते हैं तो, और आपको लोन आसानी से मिल जाता है। 20 लाख कर दिया गया है उस चीज़ को। वित्त पोषण प्रावधान या ऋण देने वाले सदस्य संस्थान मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस MLI, यानी कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनकी बात कर रहा है। RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है, MFI के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये ऋण कौन कौन दे सकता है? आपसे स्टेटमेंट बनाकर ये पूछा जाएगा कि ये ऋण जो है केवल बैंकों के द्वारा ही दिया जा सकता है। नहीं, बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो हैं वो भी ऋण दे सकती हैं आपको। ओके, NBFC किसी दिन अलग से पढ़ा दूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गुरु, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसी संस्थाएं जो बैंकिंग का काम नहीं करती हैं लेकिन वित्त से जुड़ी हुई, जैसे LIC हो गया, है ना। इन ऋण का उपयोग विनिर्माण, व्यापार यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, सर्विस सेक्टर, कृषि, आय अर्जक गतिविधियों में किया जा सकता है। PMMY के तहत में 3 ऋण उत्पाद हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत में 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। पहला है शिशु 50,000 रुपये तक का, किशोर है 50,000 रुपये से 5 लाख रुपए तक के बीच में, और तरुण है 5 लाख से 10 लाख। तब ये 10 लाख नहीं 20 लाख तक दिया जा सकता है।
योजना में सुधार हेतु कदम, उद्यम मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान कर दिया गया है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक ने पीएमओवाई के तहत स्वचालित प्रतिबंधों हेतु शुरू से अंत तक डिजिटल ऋण देना शुरू कर दिया है। यानी कि आप बैंक मत आओ, आपको ऑनलाइन अप्लाई करके, ऑनलाइन ही सारे कागजात के वेरीफाई करके आपको ऑनलाइन ही ऋण मिल जाएगा। हितधारकों के बीच योजना की दृश्यता बढ़ाने हेतु पीएसबी, पब्लिक सेक्टर के बैंक, मुद्रा लिमिटेड द्वारा गहन प्रचार अभियान भी कर रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप आकर ऋण लीजिए और आप क्या कर सकते हैं, ऋण लेने के बाद उसका उपयोग अपने उद्योग धंधों के लिए कर सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए ये ऋण नहीं है गुरु, ये ऋण आपको घर खरीदने के लिए नहीं मिल रहा है। ये उद्योग धंधा अगर आप कोई कर रहे हैं, आपका छोटा सा उद्योग है, मान लीजिए आप पटाखा बनाने का काम करते हैं, फायर क्रैकर्स अगर आप बनाने का काम करते हैं और आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए ऋण, क्योंकि आपको लगाना है पैसा। मान लीजिए अभी आपको कोई पटाखा का निर्माण करना है, 10 लाख रुपए की आवश्यकता है और जब आप बेच लेंगे तो आपको 20 या 25 लाख रुपए आमदनी होगी। आपने ऐसा प्लान बनाया, यही तो होता है बिजनेस। तो इसमें से 10 लाख रुपए आप क्या करोगे, 10 लाख रुपए दे दोगे किसको, तो वापस बैंक को दे दोगे। उसका जो ब्याज होगा उसके सहित बाकी आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये योजना मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक टी शर्ट की कंपनी खोली, करना चाहिए सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें करके लोग पैसे कमा रहे हैं आजकल। टी शर्ट आपने मार्केट से ख़रीदा कच्चा तौर पर, मतलब केवल टी शर्ट, उस पर प्रिंट कर दिया अलग अलग स्टिकर बनाकर और उसको बेच रहे हैं। उसके लिए आपको ऋण चाहिए कि भाई प्रिंट करने वाला मशीन खरीदने के लिए मुझे 50,000 रुपये का ऋण चाहिए, और आपने ये रखा हुआ है कि अगले कुछ महीनों 50,000 ज़्यादा के जब आप इनकम कर लेंगे तो पैसे वापस कर देंगे। तो उस स्थिति के लिए ऋण दिया जाता है। ये व्यापार के लिए ऋण दिया जाता है, न कि उपभोग के लिए दिया जाता है। उपभोग के लिए कोई ऋण भारत में मौजूद नहीं है, निवेश के लिए होता है। जैसे घर आप खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए हो सकता है ऋण, वहाँ पर हाउस लोन आपको मिलता है। गाड़ी के लिए अलग ऋण होते हैं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या। अगला एक पीटी फैक्ट है जिसमें मिशन जीरो कैजुअलिटी यानी कि जीरो मृत्यु का आंकड़ा टारगेट रखा गया था, एक मिशन रखा गया था। किसके लिए? दाना लैंडफॉल को, दाना जो अभी साइक्लोन हुआ है उसका जो लैंडफॉल हुआ है, तो उसके लिए ये रखा गया था टारगेट कि एक भी आदमी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और वो हासिल कर लिया है। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा था, जीरो कैजुअलिटी यानी कि जीरो मृत्यु होना चाहिए। आपसे पीटी में ये पूछ सकता है कि हाल ही में जीरो कैजुअलिटी जो ये लक्ष्य है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये साइक्लोन आया था दाना, जिससे जीरो मौत होना चाहिए, इसका इन्होंने रखा था। बहुत ही शानदार तरीके का है ये। क्यों? हमने डिजास्टर मैनेजमेंट इतना अच्छे तरीके से किया कि इस तरह के आपदा आने से पहले 10-10 हज़ार लोग मारे जाते थे, लेकिन हमने समय रहते हमें पता चल गया कि दाना नामक चक्रवात आने वाला है। वेदर फॉर इसी तो कहते हैं ना, भविष्यवाणी हमने किया कि हमें पता चल गया भाई साइक्लोन आने वाला है। उससे पहले हमने वहाँ से लोगों को खाली करना शुरू कर दिया, और खाली करने के पश्चात परिणाम क्या हुआ? एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है। ये काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसको पीटी फैक्ट के तौर पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। अगला जो टॉपिक है इसमें एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक नावीडिया कर कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी जीपीयू निर्माता कंपनी बन गई है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, आपने कंप्यूटर पढ़ा है बचपन में, कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताया होगा मास्टर जी ने आपको, जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाना था। कंप्यूटर कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। तो कंप्यूटर में आपने पढ़ा हुआ एक जीपीयू होता है ना। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तहत में एक जीपीयू होता है, एक अर्थमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग यूनिट होता है। तो वो आपने पढ़ा होगा, एएलयू जिसको कहा जाता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इस तरह का पढ़ा होगा आपने कंप्यूटर वगैरह में। तो जीपीयू क्या होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग। दरअसल भारत की रिलायंस कंपनी और नावीडिया कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो नावीडिया है। ये जो है इसका $3 ट्रिलियन का कैपिटल है मार्केट में। भारत की इकॉनमी भी $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। इसका मार्केट कैपिटल कितना है? $3 ट्रिलियन। ये कंपनी जो है रिलायंस के साथ मिलकर भारत में अलग अलग डेटा सेंटर का निर्माण करेगी। उसके अलावा जीपीयू का भी उपयोग किया जाएगा, तरह तरह के जीपीयू का भी निर्माण करेगी। जीपीयू मैं आपको समझाऊंगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, दरअसल एआई का जब दौर शुरू हो रहा है तो उसको लेकर हमें एडवांस तरीके के जीपीयू चाहिए। माना जा रहा है कि इंटेल कंपनी जिसका जीपीयू पहले दबदबा था वो नावीडिया से पिछड़ रही है एआई के कारण से। एआई में जिस तरह का चाहिए जीपीयू वो इंटेल अभी भी नहीं बना पा रही है। इंटेल के बिल्कुल शानदार होते हैं प्रोसेसर वगैरह, जीपीयू वगैरह शानदार होते हैं, लेकिन नावीडिया जो है वो उसको पीछे छोड़ रही है एआई के क्षेत्र में।
नावीडिया के एआई को अगर रिसर्च अगर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि इस तरह की चीज़ें भी होंगी आने वाले समय में। खैर यहाँ पर आते हैं तो ये अलग अलग भारत में डेटा सेंटर और अलग अलग जीपीयू सेंटर का निर्माण करेंगे और एआई के क्षेत्र में भारत में काम करेंगे। ये रिलायंस के साथ मिलकर भारत में एआई के क्षेत्र में विशेष रूप से काम करेंगे। ये तो हम लोग जीपीयू को समझेंगे दरअसल, बाकी कंपनी काम कर रही, काम करने दीजिए। इससे भारत का भविष्य क्या है उस पर विचार किसी और दिन करेंगे, लेकिन फिलहाल जीपीयू को समझेंगे हम लोग। एक और टॉपिक है जिसको भी देख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है कि वेदर फॉरकास्ट किया जाएगा पंचायत लेवल तक का। कितना सटीक होगा ये? 3 किलोमीटर तक का रेंज का सटीकता होगी, यानी कि आपका गांव अगर छोटा सा है तो आज आपके गांव में कैसा मौसम रहने वाला है विशेष रूप से वो भी बता दिया जाएगा। आप समझिए कि विज्ञान प्रौद्योगिकी कहाँ तक पहुँच गया है। आपसे जब पूछा है तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का महत्व को लिखिए, तो उसमें यही चीज़ें तो आपको लिखनी होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसमें दरअसल में 3 मंत्रालय शामिल होगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और ग्रामीण पंचायत मंत्रालय जो है, ग्रामीण पंचायती राज मंत्रालय जो है वो तीनों शामिल होगा। और जो मौसम विभाग है वो तो शामिल होगा ही। ये 3 मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और पंचायती राज मंत्रालय। ये क्या करेंगे तो आने वाले समय में पंचायत लेवल का वेदर फॉरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान जो है वो बताया जाएगा। इससे क्या लाभ होगा? कृषि में लाभ होगा, परिवहन में लाभ होगा, आपदा प्रबंधन में लाभ होगा, लोगों की जान बचाई जा सकेगी। अभी अगर साइक्लोन के बारे में पहले नहीं पता होता तो कितनी सारी मौतें हो जाती। देखिए यहाँ पर ये बोला गया, कुछ पोर्टल के भी नाम है जिसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ग्राम मानचित्र पोर्टल और मेरी पंचायत ऐप वगैरह जो है इसका भी उपयोग किया जाएगा। लेकिन मैं आपको डिटेल में ज़रा ये समझाता हूँ कि क्या है ये, किन इलाकों में शुरू किया जाएगा, किस तरह का प्रोग्राम है, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की व्यवस्था, हर घंटे अपडेट होने वाले 5 दिवसीय मौसम पूर्वानुमान, हर घंटा अपडेट होने वाला 5 दिवसीय मौसम पूर्वानुमान अब ग्राम पंचायतों का स्तर पर उपलब्ध है। यह देश भर में स्थानीय पूर्वानुमान की दिशा में पहला बड़ा कदम है। अब ये उपलब्ध हो गया है। स्थानीय स्तर पर, लोकलाइज स्तर पर मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है। मौसम पल पल बदल सकता है, 1 घंटे में हो सकता है कि 2 बार मौसम बदल जाए, लेकिन जलवायु दीर्घकाल में परिवर्तित होता है। तो मौसम के फॉरकास्टिंग को लेकर किस प्रकार का होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, वर्षा कब होगी, हवा किस तरह से चलेगी, हवा में ह्यूमिडिटी होगी कि नहीं होगी, ये सब कुछ हम अपडेट करने जा रहे हैं। इस पहल का औपचारिक शुभारंभ पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह 24 अक्टूबर को शाम को किया है। कांग्रेचुलेसन। ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान पहल क्या है? तो ग्राम पंचायती स्तरीय मौसम पूर्वानुमान नामक एक पहल पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी विज्ञान विभाग का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसके उद्घाटन समारोह में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी था। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम लोग बात करें तो इसमें 3 हैं। मुख्य रूप से पंचायती राज मंत्रालय है, IMD है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है वो है, और अर्थ साइंस डिपार्टमेंट जो हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जिसको कहा जाता है वो इसमें शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर आपदा की तैयारियों को बढ़ाना है। डिजास्टर मैनेजमेंट यूपीएससी में तो एक पेपर में ही होता है आपका, लेकिन बीपीएससी में 1 से 2 सवाल डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछा जाता है। तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे कि ग्रामीण स्तर का या स्थानीय स्तर का वेदर फॉरकास्टिंग जो है ये आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से मदद कर सकता है। ये सवाल आपसे शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। लॉन्ग फॉर्मेट में भी सवाल बनाए जा सकते हैं। यह जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करेगा, टिकाऊ कृषि प्रथाओं एग्रीकल्चर को बढ़ावा देगा, जिससे ग्रामीण आबादी अधिक जलवायु लचीली बनेगी, पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगी। हमें अगर ये पता होगा कि आज हमारे गांव में वर्षा होने वाली है या हीट वेव चलने वाला है या हवाएं चलने वाली है, आंधी चलने वाली है, तो उससे क्या होगा, हम पहले ही सचेत हो जाएंगे। पूर्वानुमान क्या होगा, पूर्वानुमान कहाँ उपलब्ध होंगे? ई ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र पोर्टल, मेरी पंचायत ऐप आप भी यूज कर सकते हैं। इसको देखिएगा डाउनलोड करके या पोर्टल पर जाकर देखिएगा। जैसे एक भुवन पोर्टल होता है गुरु, उस पर भी जाकर देखना चाहिए। इसरो का पोर्टल है, शानदार होता है, मैपिंग को लेकर अद्भुत पोर्टल है। उसके अलावा जो पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय जो है उसका जो पोर्टल है उस पर टाइगर रिजर्व से लेकर बायोडाइवर्सिटी के इतने शानदार आपको मैप वगैरह मिल जाएंगे ना, सबसे अच्छे मैप वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो भुवन पोर्टल हो गया, मेरी पंचायत ऐप हो गया, ग्राम मानचित्र पोर्टल हो गया, इस पर जाकर कभी कभार देखा कीजिए। इंस्टाग्राम से अच्छा लगेगा आपको इस पर।
उपयोगकर्ता ग्राम पंचायतों का ई ग्राम स्वराज पहल से ही चालू है। उपयोगकर्ता ग्राम पंचायतों का स्तर वर्तमान तापमान, हवा की गति, टेम्परेचर, हवा की गति, बादल छाए रहने प्रतिशत में, वर्षा, सापेक्ष आर्द्रता, न्यूनतम और अधिकतम तापमान, वर्षा, बादल कवर, हवा की दिशा, हवा की गति, ये सब कुछ उस पर पता चल सकेगा। सबसे सीधे तरीके से कहें तो यह जानकारी किसानों को बुआई, सिंचाई, कटाई आदि से जुड़ी गतिविधियों में बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करेगा, आपदा प्रबंधन में। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार चूंकि मौसम का मिजाज तेजी से अप्रत्याशित होता जा रहा है, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत कृषि आजीविका की सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ ग्रामीण लोगों को सशक्त करेगा। दरअसल में जलवायु परिवर्तन के कारण से कब कौन सा मौसम हो जाए ये हमें नहीं पता होता है। अगर हम इसका पहले से पता लगाने लग जाएंगे तो क्या होगा, ये सही रहेगा हमारे लिए। अगला पॉइंट भी वही लिखा हुआ है। स्थानीय स्तर पर मौसम पूर्वानुमान क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहले ही आपको बताया, कृषि हो गया, साइक्लोन हो गया, उसके अलावा बाढ़ हो गया, उसके अलावा हीट वेव हो गया, अभी कोल्ड वेव चलेगा, अलग ही ठंड वाली हवाएं चलेंगी बहुत ज़बरदस्त, वर्षा कब होनी है, बुआई कब करनी है, आपदा प्रबंधन में, सारे चीज़ों में ये मदद करेगा। भारत का स्थानीय मौसम पूर्वानुमान कितना सटीक है तो जरा आप ये देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस से सारा कुछ मैंने उठाया गुरु। अभी तक मौसम पूर्वानुमान जिला और ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध है। पिछले कुछ वर्षों में IMD ने अपने पूर्वानुमानों को अधिक सटीक रूप से केंद्रित करने पर काम किया है। वर्तमान में 12 गुना 12 किलोमीटर क्षेत्र में मौसम घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखता है। 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा एरिया तक में भारत का जो IMD है वो बता सकता है। लेकिन अब 3 गुना 3 के ग्रिड तक हम पहुँच गए हैं। पूर्वानुमान की कोशिश कर रहा है कि 3 किलोमीटर के एरिया तक कि हम बता दें कि इस एरिया में पर्टिकुलर मौसम कैसा रहने वाला है। अंतिम उद्देश्य क्या है वेदर फोरकास्ट जो डिपार्टमेंट है कि 1 गुना 1 यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में भी हम बता दें कि इस एरिया में मौसम कैसा रहने वाला है। आप समझ रहे किस हद तक हम जा रहे हैं। 1 किलोमीटर के एरिया तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के सबसे सटीक में से एक होगा, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपर लोकल पूर्वानुमान बनाना है, यानी कि बिल्कुल सटीक, है ना। उल्लेखनीय है कि मौसम प्रणालियों में जलवायु परिवर्तन से प्रेरित और प्रत्याशितता से निपटने के लिए स्थानीय पूर्वानुमान महत्वपूर्ण है। स्थानीय रूप से हम अब इसलिए बताना चाहते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें जो हैं इससे निपटा जा सके। ओके, अगला देखिए GPU क्या होता है। इसको कहा जाता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। दरअसल ये प्रोसेसर टाइप का होता है, प्रोसेसर ही होता है जो क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो भी आप कुछ काम करते हैं ना वो सब प्रोसेसर के थ्रू में गुजरता है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। परंपरागत रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर या सर्वर में सबसे महत्वपूर्ण घटक रहा है। इंटेल तथा AMD बाजार पर हावी रहे हैं। नावीडिया जो है इसका है। GPU कंप्यूटर हार्डवेयर बाजार अपेक्षाकृत नया है। शुरू में कार्ड के रूप में बेचे गए थे जो AMD और इंटेल CPU में कंप्यूटिंग पावर जोड़ने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर के मदरबोर्ड में प्लग किए गए थे। पहले GPU क्या होता था, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसको कंप्यूटर में गेम वगैरह खेलने के लिए यूज करते थे, या कोई बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम करना है जिसमें प्रोसेसर का हद से ज़्यादा उपयोग होगा, तो वहाँ पर इसको GPU को उपयोग किया जाता था। और इसको अलग से प्लग किया जाता था मदरबोर्ड के साथ में। कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, उसी पर सारा कुछ प्लग होता है, अलग से प्लग किया था। लेकिन AI आने के बाद से GPU का महत्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जेनेरेटिक AI टूल को प्रशिक्षित करने के लिए, जेनेरेटिक AI टूल जो होते हैं इनको प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए अधिकांश उन्नत प्रणालियाँ उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रत्येक CPU में आधा दर्जन GPU तैनात करती है, जिससे वह समीकरण पूरी तरह से बदल जाता है। जिसमें GPU को CPU में एड ऑन के रूप में देखा जाता था। पहले क्या था कि भाई लगा दो, अगर आपको गेम वगैरह खेलना है, बहुत हाई प्रोसेस का कोई काम करना है तो आप इसको अलग से लगा दो। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब AI आने के बाद अब ये नेसेसरी हो गया है लगाना, नहीं तो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी। आप लैपटॉप सर्च कीजिए अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर जाकर, या ऑनलाइन, या फिर अगर आप शॉप में जाते तो वहाँ पर ही पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर कंप्यूटर के साथ में, क्योंकि अब AI बेस्ड आने लग गए हैं, हर किसी के साथ में एक ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट अटैच ही होता है। बिना उसके आपका कंप्यूटर कोई काम का नहीं रहेगा, बहुत स्लो काम करेगा। नावीडिया GPU के लिए वैश्विक बाजार पर हावी है। निकट भविष्य में इस बढ़त को बनाए रखने की संभावना है। पहले नावीडिया एक अलग था, लेकिन अब जब से GPU का बढ़ा है चलन, जब से AI का चलन बढ़ा है, तब से नावीडिया अब दुनिया के इंटेल जैसी कंपनी को भी पछाड़ रही है GPU के मामले में। पिछले कुछ वर्षों में नावीडिया की मुख्य बात यह रही कि ग्राफिक चिप मानक प्रोसेसर की तुलना में गेमिंग या एनिमेशन अनुप्रयोग के लिए उच्च स्तरीय ग्राफिक्स में आवश्यक कंप्यूटिंग वर्कलोड वृद्धि को बेहतर ढंग से संभाल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले केवल गेमिंग के लिए यूज़ किया, जैसे GTA वगैरह अगर आपने खेला होगा, या फिर
अलग अलग जो गेम आते हैं वो खेला होगा। मोबाइल वाले गेम नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर वाले गेम की बात कर रहा हूँ। उसके लिए अलग से ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट लगाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं तो ग्राफिक कार्ड लगा लो ताकि अच्छा गेम खेल सकें हम अच्छे तरीके से। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया है, गेमिंग के अलावा वर्क प्रोसेस के कारण भी ये जो है जीपीयू अनिवार्य होता जा रहा है और इसी को इम्प्लीमेंट कर रही है। अब एआई अनुप्रयोग के लिए भी ज़बरदस्त कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है और अपने बैक एंड हार्डवेयर में उत्तरोत्तर जीपीयू भारी होते जा रहे हैं, इसीलिए जीपीयू का डिमांड बढ़ रहा है। जीपीयू क्या होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो पहले मदरबोर्ड के साथ अलग से ऐड किया जाता था प्रोसेसर के अलावा। लेकिन अब एआई और उन्नत प्रौद्योगिकी के आने के कारण से, बड़े सॉफ्टवेयर के आने के कारण से और प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने के दृष्टिकोण से हर कंप्यूटर के लिए अनिवार्य होता जा रहा है। इसी जीपीयू का कौन है सबसे ज़्यादा दुनिया में, कौन सी कंपनी बनाती है, तो नावीडिया है कंपनी, जापान की है, जो सबसे ज़्यादा इसको बनाती है और ये हावी है पूरी दुनिया पर। एप्पल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, $3 ट्रिलियन की इसकी क्या है मार्केट कैपिटल है। भारत में रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर ये काम करने जा रही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।